नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। जनपद अलीगढ़ के पूर्व विधायक और बीजेपी नेता संजीव राजा के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के साथ हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोक संपन्न परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति दे। तो बीजेपी नेता संजीव राजा के निधन पर सीएम योगी ने दुख जताया है। ट्वीट करते हुए लिखा कि अलीगढ़ सदर से पूर्व विधायक संजीव राजा जी का निधन अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है और प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को ये अथाह दुख सहने की शक्ति दे। अमरोहा जनपद के कस्बा नौगांवा सादात की रहने वाली एक विवाहिता ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी है। उसने कहा कि उसके ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं और उसके देवर ने उसके साथ बदतमीजी की। इतना ही नहीं, उसको 3 तलाक देकर भूखा प्यासा कमरे में बंद रखा गया है। पूरे मामले में पीड़िता किसी तरह अपने ससुराल वालों के चंगुल से बाहर निकली और नौगांवा सादात थाना पुलिस को पूरे मामले की तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है और अब इस मामले में मुकदमा भी दर्ज हो गया है। हालांकि अभी तक मुलजिमों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी विवाहिता को और उसके परिजनों को पूरी उम्मीद है कि उनके साथ इंसाफ होगा। मेरी शादी नौगांवा सादात में हुई थी शमीम सत्तार से। शादी में मेरे माता पिता ने काफी दान दहेज दिया था, पर वो लोग शादी के अगले ही दिन से मुझे कम दहेज लाने का ताना देते थे। एक पैगनार भी 5 लाख रुपए की नाजायज मांग करते थे। मांग पूरी न होने पर वो लोग मुझे तरह तरह की यातनाएं पहुंचाते थे। और एक दिन मेरे देवर समीर ने भी मेरे साथ बदतमीजी की, छेड़खानी की। उसकी शिकायत मैंने अपने घर वालों से की तो मेरी सास नाजमा, ननन समरीन, फरहीन और ससुर सत्तार, समीर देवर, सलीम जेठ और नाजमा सास, शमीम पति, सभी ने मिलकर मुझे मारा पीटा। हमने शादी 7-8 महीने पहले करी थी, जिसमें उन लोगों ने दहेज दुनिया भर की लान तान करने के बाद प्रताड़ित किया, मेंटली टॉर्चर किया। उसके बाद उसको मारा पीटा गया लाठी डंडों से, तमाम तरह से। और उसके बाद उसका गर्भपात हो गया था। उसके हमने मुकदमा कर दिया था, FIR कर दी थी। FIR होने के बाद जो है फिर वो मेडिसिन के लिए चले गए थे। अब मेडिसिन कैंसिल हो गई थी 21 तारीख में, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पुलिस उस पर कार्रवाई कर ही नहीं रही है, उठा नहीं रही है। लेकिन मुझे यकीन है कि न्याय हमें जरूर मिलेगा। के नूरपुर में शोहारा रोड स्थित RR पब्लिक स्कूल में फ्री डेंटल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि ओजस्वी डेंटल क्लिनिक के डॉक्टर अजय राणा ने बच्चों के दांतों की जांच की और परामर्श दिया कि 5 घंटे तक चले इस कैंप में स्कूल के 236 बच्चों के दांतों की जांच कराई गई और उन्हें दांतों के सही रखरखाव के उपाय बताए गए। जांच के बाद हर एक बच्चे का डेंटल हेल्थ रिपोर्ट कार्ड तैयार कर उन्हें दिया गया है। डॉक्टर अजय राणा ने बच्चों को बताया कि जितनी जरूरत दांतों की देखभाल की होती है, उतनी ही जरूरत मसूड़ों की देखभाल की भी होती है, क्योंकि मसूड़े जितने मजबूत होंगे, दांत भी उतने ही मजबूत बनेंगे। पिछले कई सालों से यूपी पुलिस की वर्दी पहनकर एक नौजवान बेरोक टोक खुलेआम लोगों पर रौब गालिब कर वर्दी की आड़ में बेवकूफ बना रहा है। पुलिस के अफसरों को जैसे ही फर्जी पुलिस की सूचना मिली तो वर्दी पहने विशाल नाम के युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और संगीन धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेजने की कवायद अब यहां पर शुरू कर दी गई है। आरोपी के पास से एक फर्जी पुलिस का आई कार्ड, बेल्ट और एक बाइक भी बरामद की गई है। देखिए, कल दोपहर बाद पुलिस को सूचना मिली कि पंजाब नेशनल बैंक सिविल लाइन के पास एक पुलिस की वर्दी पहना व्यक्ति दूसरों पर अनावश्यक रौब गांठ रहा है और बैंक में आने जाने वालों को अनावश्यक परेशान कर रहा है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर अपने
टीम के साथ वहां पहुंचे तो पकड़ने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम विशाल बताया, ग्राम गौसपुर, थाना हल्दौर क्षेत्र का रहने वाला। गहराई से पूछताछ की गई तो यह फर्जी पुलिस की वर्दी बना के और पुलिस का यह जाड़े का एक जैकेट खरीद के कहीं से उस पर लोगो लगा के पुलिस का आई कार्ड बना के ये फर्जी तरीके से लोगों को धौस दे रहा था। क्या नाम है तेरा? विशाल कुमार। पिताजी का नाम? नरेश सिंह। नारायण वाला कहाँ का है? ये वर्दी क्यों पहन रखी? डॉक्टर साहब ने बताया। कौन से डॉक्टर साहब ने? दीपेंद्र सिंह। जी सर। अच्छा, क्या बताया उन्होंने? ये सुरक्षा पैसे का रखो। अच्छा, वर्दी पहन लो। अच्छा, पुलिस की वर्दी पहनने के लिए? जी सर। खबर बिजनौर से है, जहां नूरपुर ब्लॉक के वार्ड नंबर 35 तृतीय जिला पंचायत उपचुनाव में शफीक अहमद अंसारी ने 113 मतों से जीत हासिल की है। शफीक अहमद अंसारी की जीत से उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों ने फूल मालाएं पहनाकर जोरदार उनका स्वागत किया। वहीं शफीक अहमद अंसारी ने चांदपुर में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर क्षेत्र के लोगों का धन्यवाद किया। हमारे क्षेत्र के उपचुनाव में जिला पंचायत सदस्य शफीक अंसारी जी ने विजयी करी है और शफीक अंसारी जी आज जिला पंचायत वार्ड नंबर 35 से जीतकर सबसे पहले चौधरी चरण सिंह जी की में आस्था रखते हुए और क्षेत्र में भ्रमण सबका धन्यवाद करने के लिए निकलेंगे। तस्वीरें बिजनौर के आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उपचुनाव में 113 मतों से शफीक अहमद अंसारी ने जीत हासिल की, जिसके बाद उनके समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिला और उन्होंने ये भारी जीत हासिल की है। तस्वीरें आपके सामने हैं। लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर और मिठाई खिलाकर उनका जोरदार स्वागत किया है और इस जीत का सभी क्षेत्रवासियों को शफीक अहमद अंसारी ने धन्यवाद किया और उनका आभार भी जताया है। तो बिजनौर में उपचुनाव में 113 मतों से जीत हासिल की है शफीक अहमद अंसारी ने, जिसके बाद समर्थकों में खुशी का माहौल है। समर्थकों ने शफीक अहमद अंसारी की जीत के बाद उन्हें फूल मालाएं पहनाकर और मिठाई खिलाकर उनका आभार जताया। तो वहीं शफीक अहमद अंसारी ने भी क्षेत्र की जनता का दिल से आभार जताया है। तो वही पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें नमन किया है और सीएम ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मुख्यमंत्री जी को कि वो अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 55वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के कर्मठ माननीय अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, मोहनलालगंज से लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी, महानगर अध्यक्ष और विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और माननीय विधायक श्री आशुतोष टंडन जी, प्रदेश महामंत्री श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी, माननीय विधायकगण श्री नीरज बोरा जी,
श्री राजेश्वर सिंह जी, श्री रामचंद्र प्रधान जी, श्री योगेश शुक्ला जी, श्री अवनीश सिंह जी, निवर्तमान मेयर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे पदाधिकारीगण श्री मोहसिन रजा जी, सुरेश तिवारी जी, अमित वाल्मीकि जी, श्री प्रकाश पाल जी, शंकर लाल लोधी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आजाद भारत में समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के कल्याण की बात करने वाली एक आवाज आज से 55 वर्ष पहले अस्त हो गई, एक साजिश का शिकार हुई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी वह ज्योतिपुंज थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत में अंत्योदय की बात की थी। समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में भारत के राजनीतिक चिंतन को उसका एजेंडे का हिस्सा बनाया था और उनका अंत्योदय देश के अंदर एकात्म मानव दर्शन के रूप में जग विख्यात हुआ। दुनिया ने उसकी ताकत को देखा। यह हम सबका सौभाग्य है कि पंडित जी ने जो सपना देखा था अंत्योदय के उस सपने को राष्ट्रोदय में बदलने के लिए आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार पूरी तत्परता के साथ और पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हम सब ने इस बात को देखा है कि आजाद भारत में पहली बार बिना भेदभाव के समाज के अंतिम तबके पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए एक शौचालय की व्यवस्था होती है। बिना भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए एक आवास की व्यवस्था होती है। बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को ऊर्जा के लिए, घर के ईंधन के लिए उज्ज्वला योजना के कनेक्शन उपलब्ध होते हैं। बिना भेदभाव के विद्युत का वितरण होता है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। 220 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोजेज फ्री में भारत के नागरिकों को सरकार उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। यही तो सपना देखा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। इसी बात को लेकर के वह तत्कालीन सरकारों का ध्यान आकर्षित करते थे, उसको राजनीतिक चिंतन का एक विषय बनाया और उन्होंने उस कालखंड में इस बात की घोषणा की थी कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, जब हम सत्ता में आएंगे इसको वास्तविक स्वरूप प्रदान करेंगे। आप याद करिए, एक राजनीतिक ऋषि 45 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले एक चिंतन देता हो और उसको आकार लेने में 5 दशक लगते हों, लेकिन वह सपना साकार होता है। यही महापुरुषों का वास्तविक स्वरूप होता है। एक न एक दिन बात सच होगी और उस सच को साबित किया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उन वचनों को साबित किया है आज भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने। आज उन्हीं से प्रेरणा लेकर के राज्य के अंदर भी अनेक कार्यक्रम, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हो, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ देने का हो। यह कार्य पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ हो रहा है।
सरकार की नौकरी निकलती है, बिना भेदभाव के उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जो अहर्ता रखता है उस नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है और उसमें अपनी योग्यता के अनुसार स्थान प्राप्त कर सकता है। उसके साथ जाति, मत, मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है। वो अगर उसके लिए और है, उसे उसका जगह मिलना ही चाहिए। कोरोना जैसी महामारी के दौरान जब दुनिया पस्त थी, कुछ तय नहीं कर पा रही थी क्या होगा, तो फ्री में राशन उपलब्ध कराया जा रहा था। इससे पहले की सदी में आई हुई महामारी, इस बात का उदाहरण हम सबके सामने है। कैसे महामारी आती थी, अपने तमाम निर्दोष लोगों को मार करके लेके जाती थी और बीमारी अगर समाप्त भी हो गई, प्रकृति की कृपा से समाप्त भी हो गई, तो अपने साथ बाद में भूखमरी की एक नई बीमारी देकर के जाती थी। पहली बार वह महामारी पर भी प्रभावी नियंत्रण होता है और महामारी के साथ साथ भूखमरी से भी लोगों को बचाया जाता है। फ्री में राशन देकर के लोगों के कल्याण का कार्य किया जाता है। यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था। उस सपने को साकार कर रही है डबल इंजन की सरकार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी उसके प्रेरणा थे, उसके प्रणेता थे और उनकी उस प्रेरणा को आम जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कोटि कोटि कार्यकर्ता अहर्निश भाव के साथ कार्य करते हैं। याद करिए, अगर ये चिंतन अन्य राजनीतिक दलों में होता तो कोरोना जैसी महामारी के दौरान जब हर व्यक्ति अपने को बचाव कर रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन है का मंत्र नहीं देती। ये सेवा ही संगठन है, यह मंत्र अगर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय नड्डा जी अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को देते हैं, तो इसके पीछे की हेतु मंशा एक ही है कि हमारे लिए पहले देश की जनता जनार्दन, ये हमारे लिए सब कुछ है और उसके लिए कार्य करना। हमारा व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं, अपने व्यक्तिगत हित अहित की चिंता के बगैर अपने प्राणों की बाजी लगा करके भी अगर हम समाज के किसी व्यक्ति के जीवन को त्राण दे सकते हैं, उसको बचाने में योगदान दे सकते हैं, तो हम देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने सेवा ही संगठन का ये मंत्र उस कालखंड में देकर के देश के अंदर राजनीतिक विश्वास को भरने का काम किया था। अन्य राजनीतिक दल में प्रेरणा क्यों नहीं आई? क्योंकि उनकी चिंतन की धारा वो है ही नहीं। उनकी चिंतन की धारा का आधार गरीब नहीं है, कॉमन मैन नहीं है। उनके चिंतन की धारा का आधार समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है और यही कारण है कि वे लोग उस दिशा में सोच भी नहीं सकते। इसलिए भाइयों बहनों, आज जब हम यहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन जयंती के साथ पावन पुण्यतिथि के अवसर पर यहां पर एकत्र हुए हैं, इस अवसर पर ऐसे महापुरुषों का स्मरण और उनके आदर्श हम सबके लिए नई प्रेरणा के बिंदु बनेंगे। मैं इस अवसर पर महानगर भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यहां पर आज हम सबको इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके पंडित जी को स्मरण करने का एक अवसर दिया है। मैं इस अवसर पर राज्य शासन की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के श्री चरणों में नमन करते हुए, उनकी स्मृतियों को प्रणाम करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जय हिंद। तो वहीं समिट का आज दूसरा दिन समावेशी विकास के लिए सत्र है और सकारात्मक कार्रवाई नीतियों पर क्षेत्रीय सत्र जारी है। डॉक्टर नरेश त्रेहन जी, डॉक्टर ओम प्रकाश मनचंदा जी, हमारे विभाग के आदरणीय सत्यम शिवम सुंदरम जी, आदरणीय संगीता सिंह जी, उपस्थित सभी चिकित्सा जगत से संपर्क में रहेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में कुछ बातें आपसे चर्चा करना चाहता हूं। देश में आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य होने के नाते हमारे पास बड़ी संख्या में स्वास्थ्य क्षेत्र में विस्तार की आवश्यकता है। हम 25 करोड़ लोग हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं और इन सभी जगह गांव-गांव तक चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है। और हम सब जानते हैं कि देश दुनिया के पैमाने पर भारतीय चिकित्सा व्यवस्था की
भारत के मेडिकल साइंस की बहुत तारीफ हो रही है। दुनिया में यदि आप हार्ट की बाईपास कराते हैं तो आप अच्छी तरह जानते हैं अमेरिका में भारत से लगभग 10 गुना से अधिक खर्च होता है। भारत ने उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था में अपनी महारत हासिल की है और उत्तर प्रदेश राज्य इसने अपनी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण ढंग से निभाने के लिए तैयार है। हम सब जानते हैं कि 75 डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हम सभी जनपदों में मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। अभी हमारे पास मात्र 14 जिले बचे हैं जहां पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की अभी प्रक्रिया कार्रवाई चल रही है। बाकी जगह सब जगह मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ है या चल रहे हैं। हमारे पास आज के दिन में 35 मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में है और 30 मेडिकल कॉलेज निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम प्रतिबद्धता के साथ शेष बचे जनपदों में पीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहे हैं और उसमें भारत सरकार भी हमारी पूरी मदद कर रही है। आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी का बराबर हमें मदद मिलती रहती है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित होने के कारण बड़ी संख्या में निवेशक आते हैं। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की हालत क्या थी आप सब जानते हैं। चिकित्सक तो दूर की बात है, इवन सिपाही से लेकर कप्तान तक अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते थे। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी सभी लोग डरे हुए सहमे थे, लेकिन मैं अपने चिकित्सा जगत के भाई बहनों को भरोसा दिलाता हूं कि हमारी सरकार ने आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है। आप सब निश्चिंत होकर निवेश करें, हर स्थिति में सरकार आपको उचित माहौल प्रदान करेगी। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि अब केंद्र की सरकार ने हमारे 50 बेड के जो हॉस्पिटल्स थे उनको क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत ला करके ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा दी है। इसके अलावा हमने हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, बड़ी संख्या में हॉस्पिटल्स होने के कारण हमने पीपीपी मोड पर भी देने का फैसला किया है, जो अभी 23 जनवरी को हमने एक प्रस्ताव आपके समक्ष रखा है। आप सबको पता है पीपीपी मोड पर हम कुछ हॉस्पिटल देना चाहते हैं ट्रायल के बेस पर। यह सफल हुआ तो पूरे प्रदेश में हम इसको लागू करेंगे। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान कार्ड है उसमें अब बड़ी संख्या में निवेश करके लाभ उठा सकते हैं। हमारे पास 227 लाख कार्ड धारक हैं। 227 लाख कार्ड धारक होने के कारण आप हॉस्पिटल्स को इम्पेलमेंट करा करके बड़ी संख्या में लाभ उठा सकते हैं। हमारे पास मरीजों की उपलब्धता बड़ी संख्या में है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम के तहत 1614 करोड़ रुपए का भुगतान अभी तक हम लोग कर चुके हैं। ऐसी ढेर सारी सूचनाएं मैं आपको देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों की अस्पताल परिसर में आना जाना लगा रहता है। मेडिकल कॉलेज सहित डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या अन्य जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं, एक आंकड़ा रोज का रोज हम लोग मंगाते हैं। हमारे पास लगभग 1,70,000 से 1,60,000 1,50,000 मरीज लगभग रोज हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स में आते हैं। उसमें 12,000 मरीज हमारे पास एक्सीडेंटल होते हैं, गंभीर रोगों से ग्रसित होते हैं और 8,000 मरीज हमारे पास ऐसे होते हैं जो ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक या अन्य रोगों से ग्रसित होते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप बड़ी संख्या में निवेश करके हमारी मदद कर। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।